हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमने जो 9th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रखी है। आज इसका 7 चैप्टर है, कल इसका 8 हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगी हमारी 9 की। जो हमारा गद पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक आपको बार बार कहती हूँ, जो टीजीटी स्टूडेंट है उनको 6 to 10 तक की एनसीईआरटी करनी है। कहीं आप 6 to 8 करके चले जाओ, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ 6 to 10 करनी है। तो आज तक भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6 to 8 ही कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो ये चैप्टर है महादेवी वर्मा के ऊपर। तो उनके बचपन के दिन। तो लास्ट टाइम इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुंशी प्रेमचंद से पूछे गए हैं। और मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको 9th-10th की को एक एक चैप्टर को अच्छे से करना है। इन चैप्टर में से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ते हैं, जो छायावाद की बहुत ही महत्वपूर्ण कवयित्री है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आपको इसका जन्म याद रखना है, क्योंकि छायावाद के जो कवि होते हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, तो इनको सीक्वेंस में पूछ सकते हैं। तो महादेवी वर्मा कब हुआ? तो 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये बता दूं, यदि आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं हिंदी साहित्य में, तो आपको 6 to 10 एनसीईआरटी करनी है। क्योंकि कई स्टूडेंट अब भी यही कमेंट कर रहे हैं कि 6 to 10 करनी है क्या। तो मैं बार बार बता चुकी हूँ, वीडियो बना के बता चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि 6 to 10 ही करनी है। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और महादेवी वर्मा के एक एक उपन्यास, एक एक रचना, एक एक कृति को बहुत अच्छे से करना है और इसके जन्म को भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्योंकि ये छायावाद की बहुत ही महत्वपूर्ण कवयित्री है, तो छायावाद के कवियों को सीक्वेंस में पूछ सकते हैं। जैसे सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, उसके बाद निराला, फिर महादेवी वर्मा और सबसे छोटे थे पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। तो महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग में विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। 1987 में उनका देहांत हो गया। बस जन्म ही आप इसका याद रख लेना। महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रमुख कवयित्रियों में से एक है। जो इनकी रचनाएं हैं, अपने एक एक रचनाएं टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा क्या है, इन सभी जो इसकी काव्य ग्रंथ है, इन सब जो काव्य रचनाएं हैं, इन सभी का संग्रह किस में है? यामा में है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। उनकी काव्य संग्रह, कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी। इनमें रेखा चित्र और संस्मरण प्रमुख हैं। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, ये आपको याद होने चाहिए। क्या है इसके? संस्मरण और रेखा चित्र हैं। और साहित्य अकादमी से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री के वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण व रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा को जाता है। उनके संस्मरणों में, रेखा चित्रों में शोषित, जो उनके संस्मरण है और रेखा चित्र है वो किस पर आधारित है? शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए आत्मीयता व अक्षय करुणा प्रकट करते हैं। उनकी भाषा शैली सरल व स्पष्ट तथा शब्दों का चयन प्रभावशाली व चित्रात्मक है। उनके ये लिखने की शैली है। इसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे, ये इनका महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है, मेरे बचपन के दिन, ठीक है। तो मेरे बचपन के दिन इम्पोर्टेंट, आपको सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन में उन दिनों की स्मृतियों के सहारे लिखा है। जब मैंने आपको बताया संस्मरण क्या होता है, जो अपनी पुरानी स्मृतियों के सहारे लिखा जाता है, साहित्यिक विधा में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी तो उस में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, तो इसके अंदर उन्होंने लिखा क्या है, विषय क्या है जो आज का मेरे बचपन के दिन है। तो इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, कि उस समय जो लड़कियां थी उसके अंदर सामाजिक रवैया कैसा था, विद्यालय की सहपाठिनी कैसी थी, छात्रावास का जीवन कैसा था, स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ही संजीव वर्णन किया गया, ठीक है। आपको यहाँ से इसके चैप्टर के विषय के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं
इसके पाठ मेरे बचपन के दिन, ठीक है। तो ये अपने बचपन को याद करके इस पाठ के अंदर जो भी उन्होंने बचपन में याद आया, जो स्मृतियां हैं उनकी बचपन की, उसके याद करके लिखा गया ये पाठ है, ठीक है। तो ये संस्मरण विधा के अंदर आएगा। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षक होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में देखा गया हो। परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अभी जो बचपन है उसकी परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग है। तो महादेवी वर्मा अपने बचपन की परिस्थितियां इस चैप्टर में पूरे में बताएगी। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं हुई थी। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते परमदाम बेच दिया जाता था। जो महादेवी वर्मा यहाँ पर कह रही है कि मैं 200 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था, उससे पहले जो लड़कियां होती थी तो उनको क्या कर दिया जाता था, परमदाम मतलब मार दिया जाता था। मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। मेरे परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और माता हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। इनके परिवार में क्या है, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। बाबा फारसी जानते थे और पिताजी अंग्रेजी पढ़े थे। मेरी माता जबलपुर से आई। जबलपुर आप सभी जानते होंगे कि एमपी में है। तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उनको मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो पंचतंत्र महादेव वर्मा को किसने पढ़ना सिखाया था? उसकी माँ ने। बाबा कहते हैं हम इसको विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी भी सीख लूँ। उसके बाबा क्या चाहते थे कि हमारी लड़की उर्दू फारसी भी सीख ले, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो दूसरे दिन में चारपाई के नीचे छिप गई। तब पंडित आए। जब उनके घर उसको संस्कृत वो अरबी फारसी पढ़ाने के लिए मौलवी आए तो वो क्या करते हैं, चारपाई के नीचे छिप जाती है। तब पंडित जी संस्कृत पढ़ाने आए। तो माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में बैठ जाती थी, उसकी माँ के बैठ जाती थी माँ के साथ और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया गया। मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन वहाँ पर नहीं लगा। महादेव वर्मा को दूसरे स्कूल में मिशन स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है, पर वहाँ पर उसका क्या है, मन नहीं लगता। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको कर्थस्वेट स्कूल में कॉलेज में भेज दिया। तो उसका एडमिशन कहाँ पर दूसरे स्कूल में क्या है उसका, महादेव वर्मा का एडमिशन करवा दिया वेट में, जहाँ पर वे 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय क्या, उस कॉलेज का क्या वातावरण बहुत अच्छा था। उसमें हिंदू लड़कियां भी थी और ईसाई लड़कियां भी थी। और हम दोनों एक में हम सबका क्या था, एक ही मैस था। मैस क्या होता है, जहाँ पर हम सभी खाना खाते हैं, खाना बनता है। उस समय मैस में प्याज नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। सुभद्रा कुमारी कौन है? हिंदी साहित्य की जो राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखती हैं उसको वह सुभद्रा कुमारी है। इन्होंने कविता लिखी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी सुभद्रा कुमारी की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और ये हिंदी साहित्य की कवित्री है। ये भी अपने याद रखना। तो उसको महादेव वर्मा को क्या मिल जाती है उस कॉलेज में, तो सुभद्रा कुमारी मिल जाती है। 7वें दर्जे में मुझसे वो 2 साल सीनियर थी। वो क्योंकि जो महादेव वर्मा वो 5वीं कक्षा में थी और वो 7वें में थी सुभद्रा कुमारी। और वो क्या करती थी, वे कविताएं लिखती थी और मैं बचपन से ही तुक मिलाती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी सवेरे। तो उसकी माँ क्या करती थी, सवेरे सवेरे क्या करती थी, मीरा के पद गाती थी। सवेरे कौन सा गाती थी, जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले। यही सुना जाता था उनके घर में। जो उसकी माँ कौन सा गीत गाती थी, जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, जो सुबह सुबह गाई जाते हैं उनको बोलते हैं प्रभाती। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने ब्रजभाषा लिखना आरंभ कर दिया था। तो ब्रजभाषा उसने कहाँ से लिखना आरंभ किया था, उसकी माँ से सीखकर। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी तो खड़ी बोली में लिखती है, तो मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिप छिपा कर लिखती थी। जो महादेव वर्मा उनसे छिप छिपा कर कविताएं लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो उन्होंने सुभद्रा कुमारी ने कहा, महादेवी क्या तुम कविताएं लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। तो वो डर गई उससे, क्योंकि वो बड़ी थी। तो उन्होंने कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरा सारी डेस्क पर किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा। तो क्या बहुत सारी कविताएं लिखी हुई निकल पड़ी उनमें से।
तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे एक हाथ कागज़ को लिए, एक हाथ मुझको पकड़े, पूरे हॉस्टल में दिखाया कि ये कविता लिखती है। तो क्या किया, सुभद्रा कुमार ने सबको बता दिया कि महादेवी कविता लिखती है। फिर हम दोनों में मित्रता हो गई। कार्थस्वेट में एक पेड़ पर डाल के नीचे थी, एक पेड़ की डाल नीचे थी। तो क्या वहाँ पर कॉलेज में एक पेड़ था, तो उसकी डाल क्या थी, नीचे थी। वहाँ पर हम लोग बैठते थे और लड़कियाँ क्या करती थी, खेलती थी। तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी। कौन सी पत्रिका निकलती, स्त्री दर्पण पत्रिका निकलती थी उस समय। और हम उसी में क्या करते थे, अपनी कविताएं बेच देती थी, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे, हम लोग उनमें जाने लगे। तो आसपास कवि सम्मेलन होने लगे तो दोनों वहाँ पर आने जाने लगी। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। कौन सा बना था, आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया था। जहाँ तहाँ हिंदी का प्रसार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे। तो कार्थस्वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, हम कविता सुनाते थे। कभी हरियोध आप अच्छे से समझ गए होंगे। हरियोध कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी अध्यक्ष होते थे। जहाँ वो कविता सुनाने के लिए जाते थे, हरियोध जो हैं वहाँ पर क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। कवि श्रीधर पाठक कौन है, स्वच्छंदवादी कवि हैं। हिंदी काव्यधारा के सबसे पहले स्वच्छंदवादी कवि हैं थे। कवि रत्नाकर होते थे। कभी कोई होता था, कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 200 से कम पदक मिले होंगे उनमें, कि उसमें क्या करें कि मुझे 200 से ज़्यादा पदक मिले होंगे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला था। जब यहाँ एक तो यहाँ पर क्या है कि जो महादेव वर्मा है उसको कविता सुनाने पर उसको क्या मिला था, चांदी का कटोरा मिला था। बड़ा नक्शीदार था, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं आई थी, कविता थी ना, उस दिन सुभद्रा कुमारी सम्मेलन में नहीं आई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ, ठीक है। तो वो सुभद्रा को बताती है कि आकर मुझे आज कविता सम्मेलन में चांदी का कटोरा मिला है। इसी बीच आनंद भवन में बापू आए थे। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-2 आने देश के लिए बचाते थे और बापू को दे आते थे, तो वहाँ पैसे उन्हें देते थे। उस दिन बापू के पास गई तो मैं अपना कटोरा भी साथ लेकर चली गई। महादेवी वर्मा क्या करती है कि अपना कटोरा भी साथ लेकर चली जाती है। तो मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा मुझको दिखाओ। मैंने कटोरा उसकी ओर बढ़ा दिया और हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, अब क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते। कटोरा लेने के बाद महात्मा गांधी जी कहते हैं, कविता क्या है। पर कविता सुनाने के लिए उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि जिसको कविता अच्छी लगती है और उससे ना सुनी जाए तो उसको तो दुख होता है। यहाँ पर महादेवी वर्मा से महात्मा गांधी ने कहा, कविता क्या है, पर उसकी कविता नहीं सुनी। अब लौटकर मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, आओ और जाओ ना दिखाने के लिए। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी पड़ेगी, अब चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फूल का होता है तांबा और पीतल से बना हुआ बर्तन होता है, उसको बोलते हैं फूल। तांबा और उसका पीतल का बना हुआ बर्तन। फिर उसको मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि तुम्हारा पुरस्कार में मिला, अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रहने लगी, क्योंकि वो सीनियर थी। तो उससे पहले क्या हुआ, वो छात्रावास छोड़कर चली गई और उसके पास एक मराठी लड़की आकर रहने लगी। वह डेस्क साफ कर देती। वह कोल्हापुर से आई थी, कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र से। जेबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी, डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसी मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी उसे टोके बिना न रहा जाता। वाह, देसी कौवा मराठी बोले। तो जो मराठी बोलती थी उस लड़की को उस्तानी बोलती है कि देसी कौवा मराठी बोले। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी ही बोलता है, ठीक है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह
किनारेदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी कि हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उस समय यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वो आपस में अवधी बोलती थी, जो बुंदेलखंड की लड़कियां थी वो बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी अपनी भाषा बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक साथ प्रार्थना कर में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। जब मैं विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं पर चलते रहते हैं। बचपन में एक और संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वो बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी ताई हमको, ताई को, जो नवाब था उसकी वाइफ उनको क्या कहती थी, जहाँ महादेवी वर्मा और रहते थे वो उनको कहते थे कि आप मुझको ताई जी कहा करो, हमको ताई कहो, हम आपको ताई साहिबा कहते थे। तो हम लोग उसको क्या, जो महादेवी वर्मा उसको क्या कहते थे, नवाब की पत्नी को ताई साहिबा। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, राखी बांधने के लिए वह कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे सवेरे उसको पानी नहीं पीने देती थी। देखो, हिंदू मुस्लिम होते हुए हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में महादेवी यहाँ पर बात कर रही है कि वो देखो राखी उनसे बंधवाती थी महादेवी वर्मा से, मुस्लिम होने के बाद भी। और अपने बेटे को क्या रखती थी, निराहार रखती थी, बिना कुछ खाए पिए भूखा रखती थी। बार बार कहती थी कि भाई भूखा बैठा है राखी बांधने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये में कुछ मिलते थे। लहरिये या फिर कुछ मिले, लहरिये होता है कि मतलब लाइनों वाला कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं। इस तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे, हमारे भी बनते थे। फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ, महादेवी वर्मा को एक छोटा भाई हुआ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वो कपड़े लेकर आई और मेरी माँ से दुल्हन, वो महादेवी वर्मा की माँ को क्या बोलती थी, दुल्हन बोलती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनाते हैं। ठीक है, तो उसको कहती है कि जिसको बच्चा हो जाता है और उसकी ताई चाची नहीं होती तो वो अपने माँ के कपड़े पहनाते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। तो मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो मनमोहन नाम जो महादेवी वर्मा के भाई का नाम किसने रखा था, तो उनकी ताई ने रखा था। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने के तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। यहाँ तक कि हिंदी चलती थी, उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि हम बहुत निकट थे। आज की स्थिति को देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया, शायद वह सपना सत्य हो जाता। भारत का कुछ अलग ही होता कि यदि लोग ऐसे ही मिलजुल कर रहते तो भारत का क्या है कि सपना ही और होता, भारत अलग ही होता। परमधाम जो वहाँ पर शब्द आया था कि हर लड़की को परमधाम भेज दिया जाता था, तो मतलब स्वर्ग, मतलब मार दिया जाता था। प्रतिष्ठित सम्मानित नकाशीदार होता है बेल बूटे से युक्त। फूल होता है तांबे और रांगे के मेल से बने एक मिश्र धातु का बर्तन। निराहार होता है बिना कुछ खाए पिए रहना। पदक होता है सोने चांदी व अन्य धातुओं से बना हुआ गोल व चकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। प्रभाती होता है सवेरे गाया जाने वाला गीत। लहरिया होता है रंग बिरंगे धारियों वाला विशेष प्रकार का साड़ी जो सामान्यतः तीज व रक्षाबंधन त्योहारों पर पहनी जाती है। वाइस चांसलर होता है कुलपति। तो आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया और जो स्त्री दर्पण वहाँ पर उस समय की पत्रिका थी इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी जो स्त्री पत्रिका, कहाँ से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद से। यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादक में 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। स्त्रियों में व्यापक अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आपको इसका मुख्य उद्देश्य याद रखना है, क्या था, अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना स्त्री दर्पण पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अब कल हमारा या फिर आज ही हमारा दूसरा चैप्टर आ जाएगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इसके साथ ही हमारी 9th का जो गद्य पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम पद पार्ट को कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूँ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।